गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान और उनके दो कोहिनूर। आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ लेकर आ गए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। प्रीवियस कुछ दिनों में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम आपको कराया और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं इस बात को लेकर कि हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स उसमें किए और बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ हर एक न्यूमेरिकल में पार्टिसिपेट किया। अब इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए, इसी उत्साह और जोश को बरकरार रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। तो चलिए पहले बारी है कुछ डेफिनेशंस की और फिर मूव करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन आती है जो 12th क्लास तक के लिए आपको जाननी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl। अब HCl में अगर हम वाटर डाल देते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है H पॉजिटिव एक्वस में और Cl नेगेटिव एक्वस में, राइट। अब जैसे ही हमने इसके अंदर पानी डाला, पानी डालते ही ये आयनाइज हो गया और हम जानते हैं कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फ्री मोबाइल आयंस होने चाहिए। अब HCl में अगर आप पानी डालोगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब जनरली अगर हम बात करें तो दो तरह के सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं, राइट। पहला देखिए, अगर आप बात करते हैं एसिड की, एसिड जैसे ही पानी डालते हैं आयोनाइज होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड के अंदर अगर आप वाटर डालते हो, अगर आप पानी डालते हो, ये लिक्विड होता है, राइट, ये भी लिक्विड है। अब जैसे ही आपने इसके अंदर पानी डाला, ये आयोनाइज होता है एसीटेट आयंस में, और आप इसको H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और आप इसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। अब लिक्विड स्टेट में आते ही ये भी आयोनाइज हो जाता है और आप जानते हैं आयंस सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं तो कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आने पे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। मैं एक और इसकी परिभाषा ये कह सकता हूं, और दूसरी परिभाषा ये है कि भाई अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट का मतलब है या तो आप उसे गर्म कर दो या आप उसमें पानी डाल दो, दोनों ही केस लिक्विड स्टेट कहलाते हैं। अब अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आयोनाइज अगर हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। सब्सटेंस दैट गेट्स आयोनाइज और डिसोशिएट इनटू आयंस इन लिक्विड स्टेट। अगर लिक्विड स्टेट में आपके पास कोई सब्सटेंस आयोनाइज होता है या आयंस में अगर डिसोशिएट होता है तो ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। मन में डाल लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो आयोनाइज हो जाता हो, आयंस में टूट जाता हो, क्लियर है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है इन लिक्विड स्टेट। अब जनरली अगर हम बात करें तो आपके जो जनरल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो या तो भाई आपके मोस्ट कॉमनली एसिड्स होते हैं, हम यहां पर बेसिस भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल NaOH आप ले लीजिए। NaOH भी पानी डालने पर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। आप सॉल्ट्स भी ले सकते हैं। सॉल्ट्स में जैसे कि आपने लिया से फॉर एग्जाम्पल
आपने लिया NaCl, NaCl में पानी डालोगे, वो तो पहले ही बेचारा आयोनाइज होता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव बस अलग हो जाता है, क्लियर है, वो भी आयोनाइज होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्लियर है। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके या तो आयोनाइज हो जाते हो लिक्विड स्टेट में, या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से पहचाना जाता है। अब बारी है, एग्जाम्पल है नेक्स्ट डेफिनेशन है अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है एक सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता, एक सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता तो उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बड़े सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आयनाइज नहीं होते हैं लिक्विड बनने पर, लिक्विड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शुगर्स हैं, ग्लूकोज आप ले लीजिए, भाई पानी डालोगे ग्लूकोज आयोनाइज ही नहीं होता, आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड स्टेट में या तो आयोनाइज नहीं होते ये कह दीजिए, या आप ये कह दीजिए जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल्स आपके शुगर्स यहां पर आ जाते हैं, आपका यूरिया यहां पर आ जाता है, ये सारे वो एग्जाम्पल होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। इनमें से अगर हम करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करते हैं दोनों डेफिनेशंस यहीं से बात बनेगी इस चैप्टर में। पहले इन दो डेफिनेशन को लोड कर लीजिए। एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट। एक सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में आयंस में तब्दील हो जाता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में आयनाइज हो जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। राइट बच्चों, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज टाइप्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास पहला आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एक सब्सटेंस जो 100% आयनाइज होता हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल HCl की बात करते हैं। HCl में आप पानी डालते हो, 100% आयनाइज होता है। अगर 1 मोल है HCl का तो पूरा 1 मोल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं HCl के सारे आयनाइज हो जाएंगे, H पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में। 100 मोल्स हैं, 100 के 100 मोल्स आयनाइज हो जाएंगे H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इसका मतलब जो 100% आयोनाइज होता है, एग्जाम्पल जैसे कि HCl की बात करते हैं, पूरा का पूरा 100% आयोनाइज होता है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, प्रैक्टिकली एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता। राइट, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक पहचान होती है कि सिंगल एरो लगा हुआ होगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे ये चैप्टर फ्रूटफुल, अच्छा, सुंदर बनने वाला है, उन पे गौर फरमाइएगा। राइट, जो 100% आयनाइज हो जाता है, ये होता है टाइप ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट बी टाइप, और बी टाइप है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि एसिटिक एसिड। राइट, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने एसिटिक एसिड। राइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो 100% आयोनाइज ना होता हो, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वो जनरली एसिड, बेसिस और सोल्ट्स जो 100% आयंस में नहीं टूटते हैं। सोल्ट तो प्रैक्टिकली टूट ही जाता है, लेकिन अगर एसिड और बेसिस की बात करें तो जनरली बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं, आयोनाइज तो होते हैं लेकिन 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन वाले एसिड्स होते हैं जिनमें COH होता है। जनरली नोट करते रहिएगा, कार्बन वाले एसिड्स जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, COH अगर आपको कहीं पर दिखाई पड़ता है तो ये वीक एसिड होते हैं।
राइट, ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। मान लो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें एसिटिक एसिड की, ये 100% आयोनाइज नहीं होते। एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉट 100% आयोनाइज्ड। भाई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड में प्रैक्टिकली ये पाया जाता है, अगर इसके 100 मोल्स ले लिए जाएं या आप 1 मोल अगर आप ले लेते हैं, 1 मोल अगर आपने एसिटिक एसिड ले लिया तो उसके सारे मोल्स, एक का एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं हैं एसीटेट आयंस में और एच आयंस में। 1 मोल में से 0.2 मोल्स टूट गए, 1 मोल में से 0.6 मोल्स टूट गए, 1 मोल में से 0.4 मोल टूट गए। लेकिन एक का एक मोल आयोनाइज नहीं होता। एसिटिक एसिड के सारे मोल्स, क्लियर है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज नहीं होते। दे आर नॉट 100% आयोनाइज्ड, राइट, दे आर नॉट 100% आयोनाइज्ड। हमारे पास बड़े सारे बेसिस भी ऐसे होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, और बहुत सारे होते हैं। क्लियर है, ये 100% कभी आयोनाइज नहीं होते। तो जो इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं होता उसको कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक बड़ी अच्छी सी पहचान होती है बच्चों। पहचान क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, और नोट करना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए फिर इक्विलिब्रियम जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है जहां एक तरफा ही रिएक्शन होती है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है जहां पर रिएक्शन टू साइडेड होती है, फॉरवर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है? तो आपका आंसर सीधे सीधे यही होगा, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगा। तो आइए डिटेल्ड स्टडी करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर रिवर्सिबिलिटी होती है, रिएक्शन डुअल साइड जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं, आगाज करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर हम जो जानने वाले हैं, ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो हम वीक एसिड्स की बात करेंगे, वीक बेसिस की बात करेंगे, या जनरली हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे जो वीक होते हैं, 100% आयनाइज नहीं होते हैं, जिनमें रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, और ये वो डेफिनेशन है जो 2 साल आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या हम इसको कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 साल प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको यह शब्द कहीं पर देखने को मिलता है अल्फा, तो बस 2 साल के लिए आप इस अल्फा को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अल्फा का मतलब होता है फॉर 2 years, एंड दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है, अगर मान लो मेरे पास 1 मोल है एसिटिक एसिड, तो उसमें से कितना आयंस में टूटा, 1 मोल में से कितना मोल आयन में टूटा। मान लो 1 मोल में से टूट रहा है, 1 मोल में से टूट रहा है, कितना टूट रहा है? 0.2 मोल्स टूट रहा है। तो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी 0.2, राइट। इसको हम डिग्री कहेंगे, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड, क्लियर है, उसको कहा जाता है अल्फा। इसका मतलब अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
भाई अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा सीधा एक फ्रैक्शन है, कितने मोल्स टूटे आउट ऑफ टोटल मोल्स टेकन। क्लियर है? आपने यहां पर 2 मोल्स लिए मान लो एसिटिक एसिड की, तो उसमें से कितने मोल्स आयोन्स में टूटे, इसका जो फ्रैक्शन होता है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। आपके पास 2 डेफिनेशन है अल्फा की, या तो आप अल्फा कह दीजिए 1 मोल में से कितना टूटता है, ये एक जनरल मीनिंग है। मान लो अगर 1 मोल एसिटिक एसिड मैंने लिया तो 1 मोल एसिटिक एसिड में से कितना एसिटिक एसिड आयोन्स में टूटा, तो अल्फा हो जाएगा, मान लो 0.2 मोल्स टूटा तो अल्फा हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1। 0.2 डिवाइडेड बाई 1, ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा अल्फा। मेरे पास 10 मोल्स थे, 10 मोल में से 4 मोल टूट गए तो 4/10, ये हो जाएगा आपका अल्फा। तो अल्फा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड इनटू आयंस आउट ऑफ टोटल मोल्स टेकन। आउट ऑफ टोटल मोल्स टेकन, ये आपका बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है, या यहां पर हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहलाता है। आयोनाइजेशन भी कहलाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं बार बार, अगर आपने नोट किया हो, 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। एक है डिसोसिएशन और एक है आयोनाइजेशन। बेटे डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन जैसे जो शब्द हैं ये 2 अलग अलग शब्द हैं। अब जानने की कोशिश करो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अभी के अभी पेन और कॉपी उठाओ और डिफरेंस नोट करो। देखो डिसोसिएशन का मतलब है एक आयनिक कंपाउंड का आयंस में अलग अलग हो जाना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं NaCl। अब भाई NaCl क्या होता है? अगर NaCl का स्ट्रक्चर देखा जाए, सॉलिड NaCl नमक का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, तो वहां पर ऑलरेडी Na क्या होता है? NaCl ऑलरेडी आयोनाइज होता है, एक ऑलरेडी आयोनाइज सब्सटेंस है। लेकिन जैसे ही हम पानी डाल देते हैं, बस ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं। ये आयन अलग हो जाता है, ये आयन अलग हो जाता है, ये आयन अलग हो जाता है, ये आयन अलग गया, ये आयन अलग गया, ये आयन अलग गया। इसका मतलब एक ऑलरेडी आयनिक सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड, जहां पर आयंस को आप सिर्फ अलग करते हैं, तोड़ते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप तोड़ते हैं। ऑलरेडी आयनिक है, बस उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप तोड़ देते हैं। चाहे गर्म करके तोड़ दीजिए, चाहे पानी डाल के तोड़ दीजिए, पानी आएगा इसको अलग खींच के ले जाएगा, इसको अलग खींच के ले जाएगा। इस फिनोमिनन को डिसोसिएशन कहा जाता है। आयोनाइजेशन जैसा शब्द ये थोड़ा सा अलग होता है। ये शब्द लगता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। एग्जाम्पल HCl है हमारे पास, H और Cl है। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हैं वैसे ही आयोनाइज हो जाता है। H पॉजिटिव आयंस एक्वस अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव एक्वस अलग हो जाता है। तो ये एक ओरिजिनली आयोनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन पानी डालने पर या लिक्विड स्टेट के अंदर ये आयंस में तब्दील हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। इस फिनोमिनन को आयोनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि आयोनाइजेशन के एग्जाम्पल में बेहतरीन सा एग्जाम्पल HCl का आता है। एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनिक नहीं है, पोलर है, लेकिन आप इसको अगर हीट करते हो H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं। ये इस चैप्टर का एक बेसिक फाउंडेशन है, एक बेस फॉर्मेशन है। चैप्टर आगे तभी बढ़ेगा जब तीनों पॉइंट बड़े अच्छे से, चारों पॉइंट आपके बड़े अच्छे से क्लियर हों। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूट जाए लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में ना टूटे या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने मोल्स हैं सारे के सारे आयनाइज हो जाएं, सारे के सारे टूट जाएं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज ना हो। 100 मोल लिए, 100 में से 20 टूट गए, 30 टूट गए, 100 के 100 नहीं टूटे, 40 टूट गए, 60 टूट गए, 100 के 100 नहीं टूटे। तो ये जो वीक है जिसमें रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है, द चैप्टर इज ऑल अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली हम जो यूज करने वाले हैं, एसिड हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, जनरली यही चीजें आयोनाइज होती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ने वाले होते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भैया अल्फा को आप 2 साल बिल्कुल नहीं भूल सकते। जब जब अल्फा लिखेंगे 12th क्लास तक, अभी मेरे ही सामने 2 बार कम से कम आप प्रोनाउंस करें इसको। अल्फा का मतलब होता है, क्लियर है, 1 मोल में से कितने मोल्स टूटे, या फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड आउट ऑफ टोटल मोल्स। टोटल मोल में से कितने मोल्स टूटे हैं, इसका जो रेशो होता है, इसको अल्फा कहा जाता है। इसको अल्फा कहा जाता है। 10 में से 4 मोल टूटे, 4/10, ये अल्फा है। क्लियर है? एक फ्रैक्शन है, एक रेशो है ऑफ द टोटल मोल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, राइट? या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर है? अच्छे से आप इसको फटाफट से क्या करें, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अब हम इसको करते हैं रब। अब इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस, राइट? क्योंकि सारा खेल लिक्विड सॉल्यूशन में ही चलना है, सारा खेल लिक्विड स्टेट में ही चलना है। आयंस जो बनने हैं वो लिक्विड स्टेट में ही बनने हैं। तो हमने यहां पर इसीलिए हेडिंग डाला है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की डेफिनेशन से। देखिए भाई, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने पानी डाला, आयंस में टूट गया, डिसोशिएट हो गया आयंस के अंदर। अब अगर रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, तो यहां जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाएगा। हमने कहा अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction in this case then it will be known as ionic equilibrium। क्लियर है? अब आयनिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ भाई? आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ एक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और डिसोसिएटेड आयंस के बीच में। क्लियर है? या आप ये कह सकते हैं डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप यहां पर डेफिनेशन लिखने वाले हैं, और डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे, इट इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन किस किस के बीच में? ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट and ions इन सॉल्यूशन के बीच में, भैया ये जो आयंस होते हैं और जो अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोसिएटेड, इनके बीच में जो भी इक्विलिब्रियम आता है, राइट, उसको आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है, राइट? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहले डेफिनेशन क्रैम करें अच्छे से, इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस इन द सॉल्यूशन। इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस होने की जरूरत है। एग्जाम्पल, अब मान लो अगर मैं यहां पर ध्यान से लेता हूं बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ के अनुसार, जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम था वैसे ही अब मैं क्या करता हूं, अब मैं रेशो लेता हूं प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर उनका कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन रेस टू द पावर उनका कोफिशिएंट। यहां पर मैंने लिया रेशो, मेरे पास 2 मेरे प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर है, ए पॉजिटिव आयंस, राइट, एंड बी नेगेटिव आयंस। मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, तो मैं उनकी दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेता हूं, डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए बी सॉलिड। अब प्यारे बच्चों, ये जो रेशो आप लेते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का,
ये कहलाता है, जरा गौर से, ये कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज Ki। और Ki का मतलब यहां पर ये कहलाता है, ये रेशो कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्लियर है? इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी समय पर अगर आप रिएक्शन के किसी भी समय पर अगर आप रेशो ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेस टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट, बिल्कुल वही वाला रेशो जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिया था, अगर आयोनिक रिएक्शन में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में अगर आप वो रेशो लेते हैं किसी भी समय पर, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा मैंने, किसी भी समय पर, उसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब अगर रिएक्शन में आ गया है इक्विलिब्रियम, उस वक्त अगर आप ये रेशो लिखते हैं तो ये बनता है आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Ki को आप या तो शॉर्टकट में आयनाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे, और अगर ये रेशो लिया गया है इक्विलिब्रियम पर तब आप इसको बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आशा करता हूं Ki भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया गया, उसके बाद Kc आपको बताया गया इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद आपको Kp बताया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, Kp आपको बताया गया, और आज K का एक नया रूप आयनिक इक्विलिब्रियम के सामने आया, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आया, जिसको हम Ki कहते हैं। Ki का मतलब आयंस में, क्लियर है, आयंस में और अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप ये रेशो लेते हैं, अगर आप ये रेशो लेते हैं तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है, और इक्विलिब्रियम पर ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहलाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहलाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। अब आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो केसेस हम बनाते हैं। अब हम दो केस बनाते हैं। पहला, फर्स्ट केस, केस नंबर 1। अब मान लो भाई आपने अगर कोई एसिड लिया है, जैसे कि एसिटिक एसिड आपने लिया, एसिटिक एसिड आपने लिया। अब एसिटिक एसिड में आपने पानी डाला, आपने पानी डाला H2। अब आप जानते हैं एसिटिक एसिड में जैसे ही पानी डालेंगे वैसे ही ये टूटेगा, एसीटेट आयन एक्वस में, एसीटेट आयन एक्वस में प्लस H3O पॉजिटिव एक्वस में, ये इसमें टूटेगा। यहां पर आप H पॉजिटिव एक्वस भी लिख सकते हैं और H3 पॉजिटिव एक्वस भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड जो H आयन छोड़ता है उसे वाटर गेन करता है। 2 H ऑलरेडी है, एक H एसिड से वाटर पे आ जाएगा, बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब अगर इस केस में, इस वाले केस में, अगर आप इस वाले केस में, ये रहे आयंस, ये रहा अनडिसोशिएटेड इलेक्ट्रोलाइट, अगर इस वाले केस में आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं, इस वाले केस में अगर आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर। लेकिन बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताया गया है, जब जब ये रेशो आप लेते हैं तो प्योर सॉलिड और लिक्विड इन एक्सेस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप नेग्लेक्ट करते हैं। यहां पर वाटर एक्सेस में है, एक्सेस में तब माना जाता है लिक्विड जब वो एक से अधिक बार रिएक्शन में दिखाई पड़ रहा हो। यहां पर वाटर, यहां वाटर, यहां वाटर, यहां वाटर, तो ये है प्योर लिक्विड इन एक्सेस। तो आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्लियर है, एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। अब आपने यहां पर लिखा फॉर दिस, इसके लिए आप लिखते हैं, इसके लिए आप लिखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, राइट। यहां पर आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब फिर से ब्रेक लगाइए
और जानने की कोशिश करिए अब सर क्या कहते हैं। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट आप किसी एसिड के केस में लिखते हैं, या इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, तो इसके दो नाम हो गए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। अगर एसिड टूट रहा है आयोन्स में और तब आप उसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हो, तो आप Ki को Ka भी बोल सकते हो। ए का मतलब एसिड, के का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या तो इसे आप कहो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, या आप इसको कह सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करें अच्छे से, ये हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड। इसी प्रकार अगर आप बेस के लिए आप लिख रहे हैं तो वहां पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ki फॉर ए बेस बन जाएगा Kb। Kb का मतलब हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। आशा करते हैं पहले आप इसको अच्छे से जानें, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें, फेयर नोट्स आपके साथ बनाएं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज रिगार्डिंग NH4OH। अब ये एक बेस है हमारे पास, इसको बेस के अंदर अब हम डालते हैं वाटर। अब याद रखो वाटर को आप यहां प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस H2O, या आप चाहें तो एक रिवर्सिबिलिटी का साइन बना के और ऊपर आप H2O लिख दीजिए। अब जैसे ही इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही आप वाटर डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, राइट, NH4 पॉजिटिव एक्वस में, और डिसोशिएट हो जाएगा OH नेगेटिव एक्वस में। अब भाई हम आपसे कहते हैं, यहां पर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। आयंस के और अनडिसोशिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब चलिए भाई आयोनाइजेशन कांस्टेंट इस वाली रिएक्शन के लिए लिखते हैं, तो शायद आप ऐसे लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, अपॉन रिएक्टेंट्स, राइट, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब आसानी से आप समझ जाओ, यहां पर ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस इज OH नेगेटिव। अब यहां पर बेस आयंस में टूट रहा है, बेस आयंस में टूट रहा है। आप अगर इसे बेस ना कहें, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट माने, कोई भी सब्सटेंस अगर आयंस में टूटता है लिक्विड स्टेट में पानी डलने पर, तो उसे आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप ये रेशो लेते हैं, क्लियर है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप रेशो लेते हैं, तो इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। इसे आप Ki बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप इसको बोलेंगे, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है तो आप उसे डिसोसिएशन कह दो या आप आयोनाइजेशन कह दो, राइट। लेकिन क्योंकि एक बेस आयंस में टूट रहा है तो बेहतर है वहां पर आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ki ना कह के वहां Kb कह दीजिए। और Kb का मतलब क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस, एक बेस के लिए, फॉर अ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। तो आप याद रखो आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस में अगर आप एक जनरल कोई रिएक्शन ए बी ले रहे हैं तो आप लिखो Ki हो जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए बी, राइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट खोला हुआ है, भाई एसिड टूट रहा है या बेस टूट रहा है, तो Ki मत लिखो, तब आप बेहतर होगा Ki की बजाय आप एसिड है तो Ka लिखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द ए एसिड्स। Kb है, अगर बेस टूट रहा है तो Ki को आप बेहतर होगा Kb की फॉर्म में लिखें, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। आशा करते हैं K के आगे I जनरल है, ये एक जनरल आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है।
Ka का मतलब जब एसिड आयंस में टूट रहा हो तब आप उसको Ka लिखेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट को Ka के नाम से लिखा जाएगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka के नाम से, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड के नाम से लिखा जाएगा। और अगर आपका कोई बेस आयंस में टूट रहा है तो Ki की बजाय आप लिखेंगे Kb, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। अब आज की बात कंक्लूड करने का समय आ गया है। आपको लिखना है राइट एक्सप्रेशन फॉर, आपको लिखना है एक्सप्रेशन फॉर सबसे पहले Ka के लिए और Kb के लिए। क्लियर है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली रिएक्शन आपके पास, वी हैव द फर्स्ट रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट्स H2SO4 डाला वाटर डाला, ये मर्जी है, वाटर यहां भी लिख सकते हैं प्लस H2O, लेकिन जब पानी डालोगे तो पानी एक्सेस में हो जाएगा, उसे नेग्लेक्ट किया जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से। निकला यहां से H पॉजिटिव एक्वस प्लस निकला HSO4 नेगेटिव एक्वस, राइट। इसके लिए आप बताओ Ka लिखा जाएगा या Kb लिखा जाएगा? अगर आपने इनका और इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लिया, क्योंकि एक एसिड टूट रहा है, तो यहां पर Ka लिखा जाएगा, लिखेंगे आप अपने आप। अब मेरे पास है, मान लीजिएगा से फॉर एग्जांपल कैडमियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डाला वाटर बना कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस, राइट, प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। अब क्योंकि यहां पर बेस टूट रहा है और आपने अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का अगर रेशियो लिया, तो वो यहां पर आयनाइजेशन जो कांस्टेंट है वो Kb लिखा जाएगा, दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस। ऑलराइट, आशा करते हैं आज का बेसिक जो लेक्चर रहा, जो बेसिक फाउंडेशन रही, इंट्रोडक्शन रही किसकी, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस की, आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथ के साथ Ki कब बनेगा Ka, Ki कब बनेगा Kb, ये भी आपके बहुत सुंदर तरीके से, शालीन तरीके से, आराम से समझ में आ गया होगा। अब आपसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम? आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है एक इक्विलिब्रियम आयंस में और बिना टूटे इलेक्ट्रोलाइट में जो इक्विलिब्रियम आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो इक्विलिब्रियम आता है, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं अल्फा का मतलब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। कितने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के टूटे डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये अल्फा कहलाता है। फ्रैक्शन या इसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से पहचानते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।